यूपीएसआई के लिए और एसएससी जीडी जो भी इस समय आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो चैप्टर अभी चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आज की जो क्लास रहेगी जिसमें हम व्रत और अर्धव्रत पढ़ेंगे, तो व्रत अर्धव्रत के सवालों में से डेफिनेट आपको एक सवाल, कम से कम एक सवाल तो आपको आना ही आना है। और इसमें कई पैटर्न बनते हैं क्योंकि बड़ा सा चैप्टर, ये बड़ी सी क्लास बन जाती है, हालांकि इतनी भी बड़ी नहीं है। टोटल इस क्लास में मतलब इस टॉपिक से रिलेटिव व्रत और अर्धव्रत यानी कि सर्कल और हाफ सर्कल से हम करीब 19 से 20 सवाल करेंगे। तो 19-20 सवाल जो रहेंगे उनमें से 2-3 कुछ इस तरह के पैटर्न आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें से प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले देखिए हमने और भी टॉपिक कर रखे हैं, जैसे हमने ट्राइंगल किया हुआ है, ट्राइंगल की वीडियो आपको मिली होगी। ट्राइंगल के अलावा हमने रेक्टेंगल भी किया है, स्क्वायर भी किया है, मतलब वर्ग, आयत और त्रिभुज, ये सारे चैप्टर्स हमने कर रखे हैं। हर एक क्लास अपने आप में इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद भी सम चतुर्भुज आएगा, सम षटभुज भी आएगा और आगे एक मिसलेनियस होगा जिसमें हम समलंब को भी ले लेंगे, समांतर चतुर्भुज को भी ले लेंगे और एक क्लास इसमें आएगी जो कि बहुभुज की होगी। तो बहुभुज वाला जो प्रश्न होता है आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप एग्जाम देते रहते हैं या प्रैक्टिस सेट उठाते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस समय पिछली जितनी क्लासेस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट ये वाली क्लासेस हैं, उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ये बहुभुज हो चुका है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुभुज की संख्या ज़्यादा देखी जाएगी जो कि पिछले साल 2 साल से देखी भी जा रही है। तो ज़्यादातर ऐसे होने लगे हैं एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें काफ़ी कुछ कॉमन से प्रश्न भी मिलेंगे, काफ़ी बहुत बेहतर सवाल मिलेंगे और एक गारंटी वाली बात यह है कि जितने लोग भी क्लास को ले रहे हैं, आज आपको जो भी प्रश्न इसमें मिलेंगे, पहले भी शायद आपने वो प्रश्न देखे होंगे, लेकिन आज आपको हर हालत में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज हर हालत में यहाँ से प्रश्न समझ में आ जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। चलिए तो हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से पहले 2-3 चीज़ें हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर आप नए यूज़र हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप उसे लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर लिया करें। ठीक है, तो इतना सा काम आप करिए और बाकी हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक दे रखे हैं उनमें से कई लिंक आपके काम के हैं। हमारा क्विज़ भी स्टार्ट हो चुका है, अब क्विज़ हमने स्टार्ट करा दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो सारे लिंक जो वहाँ दे रखे हैं टेलीग्राम पे या फिर दूसरे भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो वो जितने भी काम के आपके लिंक हैं उनको आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है वो एकदम काम का है, आप 1 मिनट में उस पर नज़र डाल सकते हैं। जितने भी लिंक आपको ठीक लगते हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करें, इससे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम जो व्रत और अर्धव्रत की बात करेंगे उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, उनकी क्या फिगर होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए सर्कल जो होता है, ये सर्कल हो गया और यहीं पे हम एक हाफ सर्कल भी ले लेते हैं, ये हो गया अर्धव्रत। इसको हम पॉइंट, इसका सेंटर मान लें और इसका सेंटर ये, बस ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इन दोनों में से भी 90% सवाल शायद इसी पर आएंगे। इस पर कोई एक आध सवाल होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे अभी इस क्लास का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सेंटर होता है, सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है, सेंटर से परिधि की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस या फिर त्रिज्या या फिर अर्ध व्यास कहते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है व्यास, सेंटर से जाने वाली सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सेंटर से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। देखिए जीवा क्या है मैं अलग से समझा दूं, ये जीवा होती है किसी भी जगह आप जिधर भी एक पॉइंट से, एक साइड से दूसरी साइड आप जोड़ेंगे तो ये सब की सब जीवाएं हैं और इन जीवाओं में सबसे बड़ी जो जीवा होगी, सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो कौन सी होगी, जो सेंटर से होकर के जा रही होगी। ठीक है, तो ये वाली जो जीवा है सेंटर से होकर के जा रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो ये बात आगे होगी समझ में। और यहाँ पर देखिए जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है उसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर भी आर से ही डिनोट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो रहेगा पाई आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला होगा, रट लीजिए इसको, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है और आर जितना भी दे रखा होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्षेत्रफल। इसके अलावा परिधि पूछा जाएगा। देखिए परिधि परिमाप एक ही बात होती है, बस जब वो एक राउंड शेप में होती है तब हम उसे परिधि कह देते हैं। ठीक है, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने परिमाप पढ़ा था, ये आयत है, इसका परिमाप आपने पढ़ा तो आपने क्या किया, इसमें सभी भुजाओं का योग कर दिया। ठीक है ना,
दोनों लंबाइयों को जोड़ा, दोनों चौड़ाइयों को जोड़ा और इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ परिधि है तो परिधि में भी क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये सेंटर पॉइंट, ये एक पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम परिमाप या परिधि कहेंगे। ठीक है, तो राउंड शेप में जब भी होगा हम उसे परिधि बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब परिधि के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला 2πr होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 या जो भी पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 वो आप लगाएंगे। आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होगी, वो वैल्यू लगाने के बाद आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, एक प्रश्न हम ले लेंगे, अभी इसका एक प्रश्न ले लेंगे कोई सिंपल सा, और वैसे तो स्टार्टिंग में इसमें होने चाहिए ऐसे प्रश्न। तो इसके बाद देखिए 2 चीज़ें आती हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, विकर्ण होता नहीं इसमें, क्योंकि विकर्ण जो होता है आमने सामने का जो भी शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाली भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण होता नहीं, केवल 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, परिधि मिलेगी और क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, केवल 2 ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये तो हो गई सर्कल की बात। अगर सर्कल के बाद हम देखें, देखिए ये भले ही इसमें 2 ही प्रश्न, 2 आपको फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल इस पर कई बनते हैं, कई अच्छे सवाल यहाँ से मिल जाएंगे आपको। अब अगर हम बात अर्धवृत्त की करें तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो आधे वृत्त का कितना होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब πr²/2 हो जाएगा। इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको πr² पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर परिधि की बात करें तो परिधि में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है कि अगर 2πr पूरे वृत्त की परिधि है तो आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आधी होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसा नजर आता है कि अगर 2πr डबल πr अगर पूरे की परिधि है तो आधे की परिधि तो आधी ही रह जानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब हम ये काम करेंगे क्या होगा, हाँ देखिए यहां से यहां तक की जो परिधि है वो हो गई 2πr। अगर हम इसको आधा करते हैं तो परिधि कितनी बचेगी, परिधि यहां तक, ये हमें मिल जाएगा। तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे πr। ठीक है, लेकिन परिधि का मतलब या परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर की जो माप होती है उसी को तो परिमाप कहते हैं। ठीक है ना, उसी को परिमाप कहते हैं। तो यहां पर अभी चारों ओर की नहीं हो पाई है, यहां से यहां तक हमने काउंट किया, अभी ये वाली डिस्टेंस इसमें बची हुई है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, r, और ये वाला r मतलब ये होगी 2r। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अपना लिख सकते हैं πr + 2r, या फिर r कॉमन ले लें तो π + 2 आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा है ना नीचे तक का, यहां चलिए ठीक है। तो बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब देखिए ये भले ही फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा था यहाँ पर, या कम फॉर्मूले थे, लेकिन सवाल इस पे जो आने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सवाल आने वाले हैं। तो समझना स्टार्ट करेंगे इनको। पहले एक बार पहला प्रश्न देखा जाए कैसा है। अगर बेसिक प्रश्न होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर एक प्रश्न बना लेंगे, उससे समझा देंगे। चलिए एक सवाल जो है आप बना लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो जानना चाहता है भाई इसका क्षेत्रफल बताओ, वो जानना चाहता है कि इसकी परिधि बताओ। तो हम इसको कैसे करेंगे, बस इतना ही होगा, बहुत ज़्यादा कुछ गिवन नहीं होगा इसमें, हमें ज़रूरत भी नहीं है किसी की, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, πr² होता है, परिधि क्या होती है 2πr होती है। तो हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ r से मतलब है। तो देखिए अगर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और उसने क्षेत्रफल पूछा है तो हम बता सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पाई की जगह तो 22/7 लगाएंगे, और r² r की जगह 7 लगाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 7 49, 22 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 154 आंसर हो जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसा सवाल भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल आता है तो समझ लीजिए कि सर्कल से सबसे छोटा प्रश्न आपसे उसने पूछ लिया, सबसे छोटा प्रश्न। हाँ, अगर परिधि आती है, अब जरा समझिए, परिधि अगर पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, 2 × ये देखिए 22/7, पाई की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू 7, कितना हुआ 44। अब देखिए यहां पर एक चीज समझ लें, त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि, ध्यान दीजिए इधर। अगर त्रिज्या 7 थी तो क्षेत्रफल कितना आया 154, और परिधि कितनी आ गई
44। अगर इसे दुगना कर दें तो ये भी दुगना हो जाएगा 88, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये ठीक है, अगर इसे दुगना करेंगे तो ये भी दुगना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप जब भी सवाल करेंगे तो सवाल पे आप ध्यान देंगे कि हम इसमें क्या पुट कर रहे थे और कौन सी वैल्यू आ रही थी। तो उससे क्या होगा, कई सवाल आसान बन जाएंगे, क्योंकि जब संख्याएं आप यूज़ करेंगे, दरअसल जो संख्याएं आप इसमें यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में, उसमें रेडियस 7 और 14 28, ये रेडियस कई बार आपको मिलेगी, 35 भी मिलेगी, क्योंकि 22/7 हम जब पाई की वैल्यू लगाएंगे तो कोई ना कोई ऐसी ही संख्या हमें मिलेगी जो 7 से कटने वाली होगी, ठीक है। 3.5 भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की संख्याएं आपको मिलने वाली है। चलिए, तो एक सवाल यहाँ पर है, उसको पढ़ लेते हैं, जो भी सवाल यहाँ दिया गया है। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान बराबर हो तो उसका व्यास कितना होगा। देखिए, किसी वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जब वृत्त एक है तो त्रिज्या भी एक ही होगी, मतलब r ही होगी, ठीक है ना। परिधि और क्षेत्रफल दोनों की वैल्यू कैसी है, बराबर है। उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, वो कैसा है, बराबर है। तो व्यास बताइए, यानी वो हमसे 2r जानना चाहता है, क्या होगा। पाई से पाई काट लें, अगर पाई से अगर पाई काट लिया जाए तो r से एक r भी कट जाएगा, क्यों। देखिए, पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो 2 बराबर आर। अच्छा ठीक है, 2 बराबर कितना आया, आर। मतलब अगर रेडियस इसकी 2 है तो इसका जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब 2 गुणा आर की जगह 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। और वैसे तो 2r बराबर r² आ रहा था, लेकिन वो वैल्यू r अगर आपका 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसने क्या पूछा, बोला आपके लिए कि इसकी परिधि और क्षेत्रफल की वैल्यू बराबर है। अगर इसकी परिधि ये है, क्षेत्रफल ये है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो पाई से पाई काट लेंगे, एक r से r, क्योंकि r² है तो एक r से एक r कट जाएगा, r बराबर 2 बचेगा। यानी कि त्रिज्या जो है ये वाली 2 निकल के आ गई। अगर वो व्यास जानना चाहता है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल आपने यहाँ निपटाया। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। यूपीएसआई के जितने फॉर्म थे वो सारे फिल हो चुके हैं, पता होगा। तो यूपीएसआई में आपको पता चला कितने फॉर्म पड़े हैं, 15 लाख। कितने जीरो लग जाएंगे, 5 जीरो लगेंगे। 15 लाख फॉर्म पड़ा है, 15 लाख। तो जितने लोगों ने इसका सपना देखा है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सपना मत देखिए, सपना देखते रहिए, लेकिन ये समझ लो, इसको अगर सपना देखा है तो उसको साकार करने के लिए पढ़ना कितना पड़ेगा, ज़रा ये अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि वैकेंसी कितनी है, लगभग 9,500, मतलब 14,90,000 के करीब लोगों को फेल होना है। 14,90,000 लोगों को फेल होना है। ये देखो, ये मत देखो 10,000 वैकेंसी है, बहुत है, पिछले साल इतनी थी, इस बार इतनी है। 14,90,000 को फेल होना है। तो ऐसे ही, मतलब बातों से काम नहीं चलेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और जितने लोगों ने जेल पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि पिछला किसी ने भी, ऐसा कोई भी टीचर नहीं था जिस टीचर ने रीजनिंग का वो पार्ट पढ़ाया हो जो पार्ट इसमें आया था इस बार, ठीक है। थोड़ा सा एक एडवांस दे रखा था उन्होंने, हालांकि वो कई लोगों के लिए काफ़ी सिंपल था, लेकिन जो एडवांस वाला पार्ट था वो किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि टीचर पढ़ाता वही है जिसको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ आएगी। और थोड़ा बहुत तो कोई भी चेंज कर देता है, 2-4 प्रश्न तो कोई भी चेंज पढ़ा देगा, लेकिन एक वो अलग से ही जो पैटर्न उन्होंने दे रखा था, शायद 20 सवालों का एक था, तो वो 20 सवाल जो थे वो किसी ने नहीं पढ़ाए थे। मुझे नहीं लगता, आप देख लो, किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रखे थे उस तरह के सवाल, तो वहाँ पर ये आ गया था। तो आपको देखिए, एसआई का एग्ज़ाम है, पिछले टाइम में जितने भी पेपर हुए हैं, 14 दिन इसका पेपर चला था, और 14 हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर दिन 3 शिफ्ट में, और 3 शिफ्ट में यानी कि 14 42 पेपर बने थे। 42 पेपर सेट को अगर आप उठा के देख लें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके सामने हो जाता है। हर टाइप का प्रश्न आ गया था, क्रमचय संचय से लेके, मतलब ऐसा कोई चैप्टर छूटा ही नहीं था जहाँ से सवाल ना आया हो। तो पैटर्न का कोई पता ही नहीं है किस तरह का आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो अभी से, क्योंकि अभी इसलिए कहा जा रहा है, अभी स्टार्टिंग है और अभी थोड़ा सा वक्त है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करो। मतलब कोई भी
जो कमी है वो रहनी नहीं चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इस समय खुद में ये सोचिए कि आप किस तरह की गलतियां अभी तक करते रहें। अगर आप इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, नहीं दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप अच्छे से बस पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपको जज करने का तरीका आपको खुद को पता ही नहीं है। तो आप बेहतर से बेहतर बस कोशिश करिए और हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जो लोग भी ऐसे हैं, और वैसे एसआई के लिए जितने भी बंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेशर होगा, क्योंकि इसमें 21 एज होती है, तो इससे पहले आपने एग्ज़ाम ज़रूर दिए होंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप क्वालिफाई किए हैं, नहीं किए हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि हमें किस तरह के एग्ज़ाम जो है हमारा, उसमें क्या चीज़ें हमें और पढ़नी है और कहाँ पर हमारी कमियां हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर इनको एनालिसिस कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हो जाएगा। केवल ऐसे ही क्लास को ज्वाइन कर लिया, पढ़ रहे हैं बैठ के, इन सब चीज़ों से नहीं हो पाता है। चलिए खैर, दूसरा जो प्रश्न है हमारा, आप पिछले पेपर्स को उठा के देखिए, जो भी एक क्लास है, एक आप कम से कम सब लोगों ने एक पेपर तो ले ही रखा होगा। जो पिछली बार पेपर आया था, मतलब 2017-18 में जो पेपर हो चुके हैं, उन सब का सेट तो आपने लिया ही होगा। सारे पेपर आपके पास होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, अगर नहीं लिए तो ले लीजिए। तो उसके बाद आप एक जब भी कोई एक क्लास आप लेते हैं, तो क्लास लेने के बाद देखिए कि सर ने बोला था ट्राइंगल से ये फंसेगा, फिर आप उन सेट्स को उठा के देखिए कितनी बार आया है। एक बार कोशिश तो करिए चेक करने की आपको जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिना वजह की चीज़ें पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, पहला जो सवाल था वो हमने कर लिया। दूसरा सवाल है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सवाल है, अगर ये देखा जाए तो हमने वर्ग में भी कुछ इस तरह की बात बताई थी आपको, वही लॉजिक यहां पर लगता है वृत्त में। कैसे? देखिए, परिधि को अगर हम दुगना कर रहे हैं, अगर हम परिधि को दुगना कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसकी त्रिज्या को भी दुगना कर रहे हैं। समझ लें एक बार, अगर दो, हो सकता है ये सवाल आगे आ जाए, लेकिन पहले आप यहीं पे इस बात को समझ लीजिए। अगर कोई दो वृत्त हैं, अगर दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं मान लीजिए R1 R2 हैं, अगर उनका अनुपात 3-4 है, सपोज करिए उनका अनुपात 3-4 है, और आपसे अगर वो क्षेत्रफलों का अनुपात जानना चाहता है इनका, तो क्षेत्रफल का अनुपात के लिए क्या हो जाएगा? 9 और 16 हो जाएगा। जैसे कि हमने वर्ग में किया था, वर्ग का क्षेत्रफल किया था, वही काम यहाँ करना है। क्यों करना है भैया ऐसा? वो इसलिए करना है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर हमारा ये है भाई, पाई आर स्क्वायर लिखोगे, पाई से पाई तो कट ही जाना है, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? आर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब अगर मान लीजिए उसने कहा नहीं भैया हमें परिधि बताओ, परिधि का अनुपात क्या होगा, दोनों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 3 और 4 ही रहेगा। जैसे कि आपको मैंने जब उधर पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर भुजाओं का अनुपात A1 A2, अगर भुजाओं का अनुपात 2-3 है तो परिमाप का जो अनुपात है वो भी 2-3 रहेगा। अगर विकर्ण का पूछेगा तो भी 2-3 रहेगा। क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो 4 और 9 हो जाएगा। यही बात समझाई थी ना। तो यहां पर भी वही कंडीशन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यहां भी लगाओगे, यहां भी लगाओगे। अब 2 पाई के साथ में आर हो गया आपका 3, यहां 2 पाई के साथ में आर हो गया 4, तो 2 पाई से 2 पाई तो चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो आर ही तो बचेगा सिंगल, उसका स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। स्क्वायर किसके लिए करना पड़ेगा? जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी उसने नई बात पूछी है? ये सवाल भी तो वही है, कह रहा है कि परिधि को, अब आप ये बात समझ गए ना कि अगर हम त्रिज्या को दुगना करेंगे तो परिधि भी दुगनी हो जाएगी। हाँ, अगर उसने यहां पर व्यास का अनुपात पूछा होता तो भी क्या रहेगा? फिर भी 3-4 ही रहेगा, क्योंकि व्यास भी तो त्रिज्या का दुगना ही होता है। दोनों साइड में 2 से गुणा कर लो, काट डालो, क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए यहां पर क्या बोला उसने, परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया जाए, मतलब सीधा है कि दुगना किया जा रहा है। अगर हम दुगना करेंगे परिधि को तो क्षेत्रफल वास्तव में कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पिछली क्लास भी पढ़ रखी है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्योंकि जब हम आर को दुगना करेंगे, भाई यहां पर क्या है 3 का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है, इसको दुगना कर दिया 6, अब 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 36 आएगा। तो देखो 9 से ये कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। इतनी बातें तो फंस रही हैं। तो अगर यहां पर ये परिधि को दुगना करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। लेकिन आंसर देते समय थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये कह रहा होता कि उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा तो आंसर होता 4 गुना।
लेकिन इसने पूछा है कि इसमें परिवर्तन कितना होगा। भाई पहले था 1, अब हो गया 4, तो बदलाव कितना आ गया, परिवर्तन कितना आ गया, तो 3 गुने के बराबर इसमें परिवर्तन आ जाएगा। बस सवाल जो होता है एकदम सिंपल सा, यार इससे ज्यादा सिंपल क्या सवाल लोगे, एकदम सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी लिखना भी नहीं है आपको। लेकिन समस्या कहां पर आती है, जहां आप 4 गुना 3 गुना में क्या वो पूछना चाहता है आप नहीं समझ पाते हैं। और ये समस्या है ना बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के साथ होती है, कोई भी ऐसी गड़बड़ कर देता है। तो आपको बस ध्यान से करना है, जो सवाल आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आपने 40 सवाल आपके आ रहे हैं, 40 में से आपने 35 को करा है, आप 35 में ही करिए। 5 सवाल ऐसे आ गए जो आपने कभी नहीं पढ़े, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 35 में बहुत सिंपल सा सवाल था, इस तरह के सवाल गलत करके मत आओ। और ये समस्या जब आप एग्जाम देके आते हो, अगर आप पेपर देखते हो तो आपको पता होगा, लौट के आके अगर आप पेपर दोबारा देखोगे तो आपको पता चलता है कि आप 4-6 क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक करके आए थे जो आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी। ऐसा हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है। वो एक अलग बात है कि आप पेपर उठा के आए, पेपर दे के आए और आपने उठा के एक ऐसी साइड में फेंक दिया जहां आप दोबारा कभी उसे देखते भी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 2, 4, 6 प्रश्नों में आप हमेशा ऐसी गलतियां करके आते हो जो गलती आपसे होने की नहीं थी। किसी कीमत पे आप गलती नहीं करते, लेकिन आप फिर भी कर जाते हो। तो गलतियां अगर बार बार देखते रहोगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या गलती मैंने कर दी, तभी वो गलती खत्म हो पाएगी, तभी रिमूव हो पाएगी। तीसरा सवाल देखिए, ये सवाल में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है क्योंकि ऐसा सवाल भी हम पढ़ चुके हैं, थोक में ही पढ़ लिया था हमने, वर्ग में पढ़ा था। और यहाँ पर अगर वृत्त में दे रखा है, वहाँ मैंने बता दिया था कि वो वृत्त में भी लगेगा, वर्ग में भी लगेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशतता कितनी होगी, बस ये बता दो। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें 2x + -x² लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब वृत्त होगा। कब लगाएंगे, जब समबाहु त्रिभुज होगा। कब लगाएंगे, जब एक वर्ग होगा। ठीक है, यही सवाल बताया था। तो अब 50% की कमी, जब कमी कह रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 2 × 50 - 50 का स्क्वायर कर दो, सीधा सीधा 2500 बटे कितना हो गया, 100। ठीक है, तो ये देखिए बन गया 100 - 25 यानी कि 75। तो आप ये कह सकते हो 75% की कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी, 75% की कमी आ जाएगी इसके क्षेत्रफल में। अगर हम त्रिज्या को आधा कर देते हैं, त्रिज्या को अगर हम आधा करते हैं तो ठीक है, अगर इसको हमने 50% कम कर दिया तो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, 75। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम कर चुके थे। कॉमन क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो वर्ग में भी वही कंडीशन लगती है, वृत्त में भी वही कंडीशन लगती है। लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। एक वर्ग के अंतर्गत और परिगत वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के अंतर्गत, देखिए ये कहना क्या चाहता है, जरा समझिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है और इसके परिगत यानी कि इसके बाहर बाहर एक वृत्त बनाना है टच करता हुआ। इस तरह से 2 वृत्त बनाने हैं और उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो फाइंड कर लेते हैं इसको भी, कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कैसे होगा। देखिए इसकी जो भुजा है, क्या है इसकी भुजा, ए है, इसकी भुजा ए है, हर साइड से ए ही होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है, अभी ज़्यादा फिगर में कुछ मैंने किया नहीं, तो ज़रा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो अंदर वाला वृत्त है, केवल आप पहले अंदर वाले को समझिए। जो अंदर वाला वृत्त है, अंदर वाले वृत्त की क्या कंडीशन होती है, अगर भुजा ये ए है तो अंदर वाला जो वृत्त होता है उसका व्यास इसकी भुजा के बराबर होता है। इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वृत्त का, वो इसकी भुजा के बराबर होता है। मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, a/2 हो गई। इतनी सी बात अगर आपको आ जाए समझ में तो सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक, दूसरी बात यहां पर यह समझ लें कि जब हम किसी वर्ग के परिगत बनाएंगे यानी कि उसके ऊपर बनाएंगे, तब क्या होगा, तब देखिए इसका जो डायगोनल है a√2, इसका अगर आधा करेंगे तो रेडियस निकल के आएगी। इसकी क्या आएगी, a/2 का आधा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहां पर इसका ये व्यास हो गया। इसका जो व्यास है, अगर हम परिगत बनाते हैं तो इसका जो व्यास होता है वो व्यास इसके विकर्ण के बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है इस वृत्त का व्यास। तो अगर व्यास इतना है तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात आ गई समझ में। इसकी त्रिज्या ये वाली हो गई, इसकी त्रिज्या ये हो गई। अब
अंतर्गत, अंतर्गत ये वाला है, तो अंतर्गत यानी कि a/2 और परिगत यानी कि ये वाला a√2/2। अब देखिए होना क्या है, पूछा क्या है, इन वृत्तों का एक वर्ग के अंतर्गत और परिगत दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त है ना ये, तो वृत्त है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो जानना चाहता है। अब देखिए ये सवाल ना आप समझ लो, लेकिन आगे हमेशा याद रखना, बहुत ही आसान सा सवाल है। पाई से पाई कट जाएगा, ए से ए काट दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ √2 का स्क्वायर 2। तो हमेशा याद रखना ऐसे सवाल को। अगर ये परिगत, अंतर्गत और परिगत कभी भी पूछता है तो 1:2 लगा देना, बस, इससे ज़्यादा पूछेगा ही क्या, कभी ये बदल सकता नहीं, फैक्ट है ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये एसएससी में +2 हो चाहे CGL हो, ये एसएससी में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है इस तरह का सवाल। तो एसएससी वाला जो पैटर्न है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एसआई की टक्कर का है, एसआई में उस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल था, आप समझ में आई गई होगी बात। ये मेन चीज़ थी समझने वाली कि यहाँ पर जो अंतर्गत बनाएंगे हम, अंदर बनाएंगे, तो अंदर वाले का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक a है तो अगर आधा करेंगे रेडियस निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, r चाहिए। अगर इसकी रेडियस हमें मिल जाए, इसकी रेडियस मिल जाए, जैसा कि हमें मिली, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर तो निकल ही आना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसका जो व्यास रहेगा वो क्या रहेगा, इसके डायगोनल के बराबर रहेगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर रहेगा, ठीक है। चौथा सवाल, सवालों की ना काउंटिंग मत करा करो, ये बिल्कुल मत देखा करो इसमें क्या चल रहा है, लेकिन एक सवाल के साथ अगर कोई दूसरी चीज समझाई जा रही है तो वो बहुत मेन होती है। 5वां सवाल देखिए क्या कहना चाहता है, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 है तो उसकी परिधि का अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। बस कर लिया होगा आपने, इसमें मुझे क्या समझाना है, मुझे मैं पहले ही बता चुका हूं इस तरह के सारे सवालों को, ठीक है ना। क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या पूछेगा तो भी 2 3, व्यास पूछेगा तो भी 2 3, परिधि पूछेगा तो भी 2 3, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देखिए, 12√3 मीटर वाली भुजा के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, 12√3 मीटर भुजा वाली, 12√3 मीटर भुजा वाली भुजा के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 मीटर की रस्सी से एक एक गाय को बांधा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये लो देखिए, ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 12√3। कितनी है भुजा, हर भुजा इसकी 12√3 है, ये वाली भुजा 12√3, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रत्येक शीर्ष पर 6 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा है। यहाँ पर 6 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांध रखा है, यहाँ भी एक गाय को बांध रखा है जिसकी 6 मीटर लंबी रस्सी है, और यहाँ पर भी एक गाय को बांधा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 3 गाय यहाँ पर बंधी हुई हैं, एक एक गाय को हर कोने पर, हर शीर्ष पर बांधा गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इस तरह का सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन परेशान ना हो, इस तरह के 2-3 नहीं, करीब 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर रखे होंगे, एटलीस्ट 3 प्रश्न तो जरूर मिलेंगे इस टाइप के, और सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और बहुत बेहतर वाले प्रश्न होंगे, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज क्या थी, उसने हमें क्या बताया कि 12√3 मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज की क्लास आप ले चुके हो, तो त्रिभुज की क्लास में आपने पढ़ा होगा, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी जो भुजा होती है 12√3, मतलब यहाँ पर दे रखी है, उसकी भुजा को अगर हम a माने तो हर भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। अब आपको जो यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका भैया क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। एक ये छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप लगातार देख रहे हैं, पिछली क्लास को आपने लिया होगा ढंग से, पहली क्लास को इस चैप्टर की, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप बहुत देर से पढ़े जा रहे हो, अभी आज की क्लास में यही चल रहा है, तो πr² होता है। बस इतना सा अगर आपको पता है तो ये इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया गया है। देखिए ज़रा क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहा है, गाय बांधी, ठीक है, चारागाह के कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल को वे घास नहीं चर पाएगी। तो चारागाह का
कितने क्षेत्रफल की घास को वो नहीं चर पाएगी। देखिए यहाँ ये है एक चारागाह, यहाँ पर गाय बांधी है, यहाँ पर गाय बांधी हुई है, गाय की जो रस्सी है वो यहाँ तक आ रही है, तो गाय सिर्फ यहीं तक तो चर पाएगी। क्या गाय यहाँ पर चरेगी? क्या गाय की यहाँ तक पहुँच होगी? नहीं होगी ना, यहाँ तक तो गाय नहीं आ पाएगी। इस हिस्से में जितनी घास है वो ऐसी ही खड़ी रहेगी, यहाँ पर तो गाय किसी कीमत पे नहीं आ पाएगी। बात समझ में आई? अगर यहाँ तक गाय नहीं आ पाएगी तो इसका मतलब ये हिस्सा हम यही पूछा गया है, कह रहा है कि चारागाह का कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिस पे घास नहीं चर पाएगी। देखिए इस वाले एरिया में तो हर जगह घूमेगी और कहीं भी घास को छोड़ेगी नहीं, हर हालत में उसको वो चर लेगी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब इधर भी चरेगी उससे मतलब नहीं है। इस ट्राइंगल में से कौन सा हिस्सा है जहां तक गाय नहीं पहुंच पाएगी एक भी, हमसे ये पूछा गया है। तो अब देखिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जो है वो हमारा सिर्फ इतने से मतलब है, और इसमें भी हम क्या करें, पूरे चारागाह का हम क्षेत्रफल निकालें, मतलब इस पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालें, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें से ये देखिए, चलो लिखा रहने दो, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से ये वाले जो क्षेत्रफल हैं इनको हम क्या करें, माइनस कर दें। इन तीनों कोनों को हम क्या करें, यहां से माइनस कर दें। ये जितना टाइम मैं ले रहा हूं ना, इतना टाइम लायक सवाल नहीं है, लेकिन आपको इसलिए टाइम लिया जा रहा है जिससे आपको बात समझ में आ जाए। अब तक तो मैंने 3 सवाल करा दिए होते हैं ऐसे, लेकिन ध्यान दे लीजिए अच्छे से, आपको बात फंस जाए, बस इसीलिए बताया जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इस ट्राइंगल में से आपको ये तीनों कोने माइनस करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा वो वाला हिस्सा बचेगा जिसपे घास नहीं चर पाएगी गाय, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक? तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से हमें माइनस करने हैं 3 वृत्तखंड, तीनों वृत्तखंड हमें यहां से माइनस करने हैं। बात समझ में आ गई? ये वाला जो वृत्तखंड है ना, वृत्त का एक खंड है, इस तरह के तीनों खंड हमें माइनस करने हैं इसमें से। अब देखिए कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना ही काम करना था, कायदे में हमें सिर्फ ये काम करना था जो मैं अब कर रहा हूं। इससे पहले वाला जो काम था वो तो आप समझदार हो गए, आप नहीं, मतलब बिन ऐसे ही कर सकते थे, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी इस सवाल के लिए। यहां से जो आगे का काम हो रहा है ये आप काम करेंगे एग्जाम में। तो देखिए ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारे इसकी, 12√3 का स्क्वायर माइनस। अब एक अकल वाली बात आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि जो पाई स्क्वायर हम यहां से निकालने वाले हैं इसकी रेडियस कितनी है, 6, क्योंकि 6 मीटर लंबी रस्सी है ना, तो 6 मीटर इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर ये 6 मीटर रेडियस है तो ये वृत्त का कितना हिस्सा होगा, ये एक वृत्त का कितना हिस्सा होगा, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु ना भी दिया होता, अगर ये ट्राइंगल समबाहु ना भी होता तब भी ये क्या होगा, ये जो है, ये जो एंगल यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला एंगल, क्योंकि ये समबाहु है तो समबाहु में क्या कंडीशन होती है कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो कम से कम इतना तो पता ही होगा कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। यार इतनी बात तो पता ही है। और जो सर्कल होता है पूरा 360 का होता है। ये वाली अगर 2 बातें पता हैं तो भी बात बन जाएगी। क्या करना है, अगर पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर लगाओ यहाँ पे, आर कितनी है 6 का स्क्वायर क्या लगाएंगे 36। अच्छा ये देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा सर्कल बताया कि 360 डिग्री का होता है, लेकिन ये तीनों कोने मिलाकर के तो 180 होंगे। 180 का मतलब कितना हुआ, आधा हो गया। तो ये पूरे वृत्त का आधा है, मतलब ये अर्धवृत्त बनेगा। अगर हम इन तीनों हिस्सों को जोड़ेंगे तो ये आधा वृत्त बन के तैयार होगा। ये वाली बात समझ लो। ये सिर्फ यहाँ दिखने से नहीं होगा कि अरे नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आधा होगा या नहीं होगा, ये तो मैंने बना दिया है कहीं पे, देखिए यहाँ पे रेडियस इतनी कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो उल्टा सीधा बन जाता है। बस आप ये समझिए अगर ये ट्राइंगल है तो इसके अंतःकोणों का योगफल 180 से न एक कम होगा ना ज़्यादा होगा, और अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये पूरे वृत्त का कितना होगा, आधा होगा। पूरा वृत्त 360 होता है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बस इतना सा काम आप कर दीजिए, यहां नीचे दिखाई तो दे रहा है ना यहां से, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो √3/4, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और √3 का करेंगे तो 3, ठीक है।
और यहाँ से अब इसकी वैल्यू भी हाँ किस में दे रखी है, √3 में दे रखी है और पाई में भी दी हुई है। चलिए ठीक है, ये इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे हाँ 18 आएगा, ठीक है 18 पाई कितना हो जाएगा, 18 पाई। तो इसमें देखिए हमें पाई की वैल्यू भी नहीं लगानी है, √3 भी हर एक में जिंदा है। तो अब क्या करें, 18 को कॉमन ले लो, ठीक है 18 को कॉमन ले लो, 4 से हाँ काट लो, इसे 4 से इसको काट लो तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो 18, तो 18 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 18 दूनी यानी 2 बचेगा, 2 तिया 6, तो 6√3 और यहाँ से 18 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, केवल पाई, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक गारंटी वाली बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ये थ्योरी सब समझ में आ गई होगी ना तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करिए, आपका आंसर निकल आएगा। इतना काम करिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो इस सवाल को बड़ा मत बोलिए, सवाल हल्का फुल्का नहीं है, ये ऐसी किसी लुल एग्जाम में ना आने वाला है, ये ढंग के एग्जाम में आएगा जब भी आएगा, इतना आसान नहीं है, अच्छे पेपर में आएगा। SI हो गया आपका, NTPC मेंस हो गया, CGL हो गया, ठीक है SSC+2 हो गया, ऐसे एग्जाम में आना चाहिए ये सवाल। हर बच्चा नहीं कर पाएगा इसको, हर लेवल पे नहीं आना चाहिए ऐसा सवाल। अच्छा बताइए, सवाल तो आया समझ में, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हुआ, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जिसको नहीं आया हो, ठीक है हटा दूं फिर से। अब देखिए जो अब तक आपने पढ़ा है इस वाले सवाल में, उसमें अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा रह भी गया है जिसको थोड़ा सा कमी रह गई है, अभी अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसी के लिए हमने अगला सवाल रखा हुआ है। उसी के लिए हमने देखो अगला सवाल रखा हुआ है, जरा समझ लो। एक समकोण त्रिभुज हो गया भैया, ये लो एक समकोण त्रिभुज है, ये कह रहा है कि ऐसी आकृति का एक चारागाह है जिसकी दो परस्पर लंब भुजाओं की लंबाई जो है वो 6 और 8 है। मान लीजिए ये वाली 6 है भुजा और ये वाली कितनी है, 8 है, ठीक है। एक 6 है और एक 8 है, चलो इसको हटा दो क्योंकि अभी इसमें ना घोड़ा गाय कुछ ना कुछ बांधने की जरूर पड़ेगी। तो 6 और 8 है, अगर ये 6 और 8 है तो आगे देखिए अभी ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक शीर्ष पर। और हाँ, जब मैंने ट्राइंगल आपको पढ़ाया होगा तो ट्राइंगल में आपको पता होगा क्या बताया था, जब 3 लंब हो जाए और 4 आधार, मतलब 3 और 4 में से कुछ हो जाए तो कर्ण हमेशा 5 निकल के आता है, ये वाली बात बताई होगी। अगर ये 6 हो जाए, ये इसका दुगना 8 हो जाए तो इसका दुगना यहाँ 10 हो जाता है। वैसे तो हम इसे निकाल भी सकते हैं, पाइथागोरस ने बताया था ना, पाइथागोरस यही बता के चले गए थे, तो वो चीज़ हमें पता है। अगर इसका 3 गुना कर दें 9, इसका 3 गुना कर दें 12, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल वाली क्लास अगर नहीं लिए तो ये ज़रूर ले लो भैया, इसका हमेशा यूज़ होता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा इसमें जिसमें ट्राइंगल का यूज़ नहीं होगा। अभी समांतर चतुर्भुज जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ट्राइंगल का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्लास ज़रूर ले लो। अगली जो क्लास रहेगी हमारी कुछ इस तरह की रहेगी जिसमें ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये वाली बात आ गई समझ में। हालांकि पाइथागोरस ने क्या बताया था कि अगर राइट एंगल होता है, समकोण अगर होता है तो उसमें कर्ण सबसे बड़ा होगा, ये हम जानते हैं, कर्ण या विकर्ण सबसे बड़ा होता है। तो इसमें इन दोनों भुजाओं का जो योगफल होता है, मतलब जो कर्ण होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब ये काम तो हम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करें 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। 36 और 64 को दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे भाई 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है 10 का स्क्वायर होगा। मतलब ये संख्या जो मैंने बताई ना, ये आप बस 6 और 8 देखते ही 10 मारो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। 6 और 8 देखो, 10 लगा दो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी आप समय बचा पाएंगे, ऐसे नहीं। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर अब ये क्या करता है कि हर शीर्ष पर 3 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को बांध देता है। यहां से भी इसने बांधा इस तरह से, ये 6 मीटर लंबी रस्सी है तो 3 और 3 मिलाकर के पूरा डिस्टेंस उसकी खत्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ये वाली हर जगह 3-3 है, ठीक है। 3 मीटर लंबी रस्सी से क्या करा जाता है, प्रत्येक शीर्ष पर एक घोड़े को बांधा जाता है। चारागाह के कितने क्षेत्रफल को वह नहीं चर पाएगा। फिर से वही सवाल, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है इस सवाल में वो ये पूछा जा रहा है कि घोड़े की पहुंच कहां तक नहीं हो सकती, तो घोड़े की पहुंच यहां पर नहीं होगी, इस वाले क्षेत्र में घोड़ा किसी कीमत पे नहीं पहुंचेगा। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए भाई, मैंने समकोण में आपको क्या बताया था, हाफ लंब गुणा आधार, चलो लिख ही देता हूं, हाफ
लंब गुणा आधार, ठीक है। ये हो जाता है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें से हम माइनस करेंगे किसका, पाई आर स्क्वायर का आधा। यहां पर भी पाई आर स्क्वायर का आधा ही माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भले ही वो समकोण त्रिभुज था, हमें पता था वहां पर कि हर एंगल इसका 60 60 60 होगा। भाई पता तो हमें इसीलिए था क्योंकि तीनों का 180 होता है, और जब वो मतलब समबाहु त्रिभुज था तो उसकी सभी भुजाएं बराबर थी, तो सभी कोण भी बराबर होंगे। इसीलिए तो 180 को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया और एक हिस्सा 60 निकल के आ गया था। तो ये एक अलग बात हो गई। हमारा तो 180 से ही काम चल रहा है, ठीक है, 180 से काम चल रहा है। इन तीनों का योगफल जो होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा ये बता दो बस। तो 180 होगा तो ये पूरे सर्कल का कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। तो हम पाई आर स्क्वायर बटे 2 यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए हाफ, इसमें लंब और आधार 8 6, 8 गुणा 6 कुछ भी आप मान लो, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई में वैल्यू फिर भी आ रही है, ठीक है। पाई आर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, सीधा ही लिख देता हूं 9, ठीक है। इसके बाद बटे 2 तो करना ही पड़ेगा, इससे इसको काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए 2 चौक 6 चौक कितना हो गया, 24, 24 माइनस 4.5 पाई, 24 माइनस 4.5 पाई, तो ये कितना बनेगा। आंसर तो ऐसा आ नहीं रहा है कहीं पे। हाफ लंब गुणा आधार माइनस 4.5 पाई, चारागाह के कितने क्षेत्रफल को वह नहीं चर पाएगा। ये देखिए अगर ये इस तरह से आंसर आ रहा है, मुझे लगता है ना इसमें सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई है। वह चर पाएंगे, अब ये सब हटा दो। ये दरअसल सवाल जब लिखा गया था, जिस तरह से बनाया था वो यही बना था। नहीं चर पाएगा तो समझ में आई गया ना, माइनस करके जो भी आंसर आ रहा था वो आपका आंसर था। अब ये चर कितना पाएंगे, तो आप देखिए सिर्फ पाई आर स्क्वायर का आधा, ठीक है ना। पाई आर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे 2, यानी 4.5 पाई। ये वाला आंसर हो गया आपका। बस इतनी सी बात थी। नहीं चर पाएंगे वाला तो थोड़ा कठिन हो जाता है, माइनस करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या हुआ, वो नहीं नया दे रखा होगा, हाँ मिस्टेक हो गई है। पिछले वाले को कॉमन कर लिया होगा, मतलब कॉपी पेस्ट करा है। ये देखिए पिछले सवाल में क्या था, क्षेत्रफल को घास नहीं चर पाएंगे, तो इसी को उठा के मुझे लगता है कॉपी पेस्ट कर दिया, इसीलिए कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ वो ठीक है, अगर माइनस तो करना ही पड़ेगा, ये तो समझ गए ना। इसको माइनस करना पड़ेगा, अगर नहीं चर पाएंगे तो पूरे ट्राइंगल में से ये तीनों कोने माइनस करने पड़ेंगे। ये कोई नई बात थोड़ी है, बात समझ में आ गई होगी। चलो और आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है। एक रस्सी है, ये मान लो खूंटा है, और एक रस्सी है जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है। रस्सी 12 मीटर की है, 12 मीटर से बढ़ा करके इसको कर दिया जाता है 23 मीटर। तो 12 से अगर 23 कर दिया जाता है तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है ना। दिखाई तो दे ही रहा होगा, बहुत बड़ा सा बना दिया। तो एक बछड़ा यहाँ पे बंधा हुआ था, इस खूंटे पे बंधा हुआ था, और ये 12 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ था, और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 23 मीटर लंबी रस्सी से कर दिया। तो कह रहा है अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को यह चर सकेगा। मतलब अब पहले तो इतने हिस्से को चर पा रहा था, अब ये कितने हिस्से को और अतिरिक्त चर लेगा। तो ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये इसका क्षेत्रफल जानना चाहता है। बात आ गई होगी समझ में। ये पहले से तो इतना भाग चर पा रहा था, लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा चर सकता है, अतिरिक्त कितना चर पाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस कर दो, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर, तो आर ये हो गया। अब छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, आर कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर। तो देखिए पाई तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, पाई तो दोनों में ही कॉमन है, बाहर ले लो। 23 का स्क्वायर 529 होगा, सभी को याद होगा, पहले ही बता दिया था, याद कर लेना इन सब चीज़ों को। ये 144 हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर हम 529 से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 लास्ट में आना है, और ये 385, ठीक है, 385 पाई, ये आंसर हो गया।
ठीक है, कितना टाइम हो गया लगभग? अभी और आगे 2 सवाल और देखें, अगले 2 सवाल और इसी क्लास में करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, एक ही माप यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सिक्के हैं, एक मेज पर कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं। एक ये कोई मेज हो गई और इस मेज पर 3 सिक्के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं कि वो तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दिखाई दे रहा है? इतना छोटा ही है, दिख रहा है ना? ठीक है, अभी और भी जूम करना पड़ेगा। बात यह है, इसमें देखिए छोटे बड़े हो गए सिक्के ये। चलिए एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये 3 सिक्के बता रहा है कि एक ही माप के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये 3 सिक्के हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ इस प्रकार रखे हुए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे हुए हैं। ये 3 सिक्के हो गए और तीनों को हमने स्पर्श करते हुए रख दिया। अब देखिए आप एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर के अलावा कोई पूरी लैंग्वेज में कहीं से कहीं तक कुछ ना दिया है, लेकिन सवाल बहुत आसान है क्योंकि आप कर चुके हो ऐसा, बड़े हो गए अब तो। पिछले 3 सवालों से ऐसे सवाल कर रहे हो। क्या बोल रहा है, सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। उनके बीच में ये जो पिद्दा सा क्षेत्रफल घेर रखा है इन्होंने, ये वाला पूछा गया है। ये वाला क्षेत्रफल बता दो जो अंदर इन्होंने घेर रखा है, छोटा सा। क्लियर? अरे बात आई ना आई समझ में? भाई वो 3 सिक्के इस तरह से रखवा रहा है सटा के कि वो एक दूसरे से चिपके हुए रहे, स्पर्श कर जाए। तो उनके बीच में जो जरा सा, छोटे सिक्के हैं तो स्पेस भी जरा सा ही होगा ना, तो ये जो छोटा सा स्पेस है, ये स्पेस जानना चाहता है इसके बीच वाला। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर जरा कलाकारी कर लो थोड़ी सी। ये तीनों सेंटर हो गए, यहां से यहां तक 1 होगा, यहां से यहां तक 1 होगा, यहां से यहां तक भी ये 2 हो गया ना, 1 और 1। देखिए एक ये वाली रेडियस होगी, एक ये वाली रेडियस हो गई, तो 1 और 1 2 हो गया। मतलब ये एक ट्राइंगल बन के तैयार हो गया और ये एक समबाहु त्रिभुज बना जिसकी भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2, एक ये 2। त्रिज्या भले ही 1 है, त्रिज्या भले ही 1 है, लेकिन भुजा तो 2 हो गई। त्रिज्या किसकी होगी, वृत्त की, ये जो बने हुए हैं जो सिक्के हैं, लेकिन जो भुजा बनी वो किसकी बनी, एक ट्राइंगल की। वो कितनी हो गई, वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब यहां पर इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल, फिर से वही बात आ गई, हमें क्या करना है, क्षेत्रफल किसका निकालना है, पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों कोने माइनस कर देने, और ये तीनों कोने बहुत देर से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमेशा क्या होगा इसमें, ट्राइंगल, ट्राइंगल यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये पूरे सर्कल का कितना होगा, आधा होगा। कोई नई बात तो आई नहीं है, पिछले 4 सवालों से एक ही तरह का काम हम करे जा रहे हैं। अब देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा होगी 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस पाई, पाई की वैल्यू हमें लगानी नहीं है। आर, आर कितना है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल की आर क्या है, 1 है, तो 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे में 2 आ गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए √3 माइनस पाई/2, और शायद यही आंसर दे रखा है, ये देखो, ठीक है ना, यही आंसर दे रखा है। तो बात समझ में आ गई। इस टाइप के जो सवाल थे, मुझे लगता है इनका डर खत्म हो गया होगा। अगर ये पहले इनमें थोड़ा सा डर लगता भी होगा तो वो खत्म हो गया होगा, ना लगता था? चलिए, बहुत पहले लगता था, अब तो बड़े हो गए, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें उम्मीद है उनको अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया सवाल लग रहे होंगे, बातें समझ में भी आ रही होंगी। करना क्या है, ये तो फिगर है। अगर ये चीज़ आप देखिए, बना आप रहे हो, इस फिगर को कौन बना रहा है, आप ही बना रहे हो, मतलब जो कर रहा है वो बना रहा है। अगर ये फिगर आपके दिमाग में बन जाए तो काम सिर्फ इतना करना पड़ेगा, और यहाँ तक प्रैक्टिस करिए कि ये चीज़ आपको बनानी ना पड़े। बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज आपको बनाना ना पड़े। और बनाते हैं तब भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टाइम मैनेज करिए, खुद बन जाएगा, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है उसमें। लेकिन ये है कि हर सवाल का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसको आप चाहें तो कम कर सकते हैं। तो देखिए, एक आखिरी सवाल इस क्लास का, आज की इस क्लास का आखिरी सवाल रहेगा, लेकिन इस टॉपिक का आखिरी नहीं है, एक क्लास और भी बनने वाली है इस पे। तो देखिए 10वां सवाल,
दो संकेंद्रीय वृत्तों, ये कौन से वाले व्रत होते हैं? संकेंद्र व्रत। संकेंद्र यानी कि एक ही केंद्र जिनका हो। तो ये देखिए, ये हो गया केंद्र और ये हो गए दो व्रत। ये भी कोई नई बात नहीं है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। जिनकी परिधियां दे रखी हैं, छोटे वाले की 88 है, बड़े वाले की 132 है। तो अब ये कह रहा है कि इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। इस वलय का क्षेत्रफल, जो ये वलय बन रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस सवाल के लिए? बड़े वाले में से छोटा वाला क्या घटाएंगे? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि हम क्या करेंगे, 132, देखिए अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग। पहले तो बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला r, मतलब बड़े वाले की त्रिज्या निकालो। बड़े वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, परिधि दे रखी है, यानी कि 2 पाई बड़ा r बराबर 132। 2 पाई बड़ा r बराबर 132 और 2 से काटेंगे तो रह जाएगा 66 और 22/7 गुणा r बराबर 66। समझ रहे हैं ना, पाई की वैल्यू 22/7, 22 तिया 66। कितना प्यारा सवाल है, 7 तिया 21, r निकल के आ गई 21। अब छोटा वाला r, छोटा वाला r निकाल लो। 2 पाई छोटा r बराबर 88, तो r बराबर कितना आएगा? अभी तो बताया था ना स्टार्टिंग में, 14 आता है। जब r 7 होती है तो पाई r, 2 पाई r जो होता है वो 44 आता है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो, 2 से काट लो, चलो 44, नहीं मन मान रहा है तो यहाँ 22/7, ये छोटा r बराबर 44, 22 दूनी और 2 सत्ते देखिए 14 हो गया, 7 इधर गया तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये काम आपने, ये बड़ा सिंपल सा काम था, वैसे तो इतना बड़ा भी एक सवाल बन जाएगा, एक इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे काम थे जो कि एसआई के लेवल के लिए अच्छा सवाल है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल वलय का पूछा है तो बड़े वाले का और छोटे वाले का, मतलब पाई r स्क्वायर, पाई ले लो कॉमन, पहले तो पाई कॉमन ले लो। अब बड़े वाले का r स्क्वायर 441 माइनस छोटे वाले का r स्क्वायर 196। यहाँ से आप अब वैल्यू भी लगा दो इसकी, क्योंकि जो आंसर दे रखे हैं उनमें कहीं पर भी पाई नहीं दे रखा है, तो पाई को हटाओ, 22/7 लगाओ। 441 से 196 घटाएंगे, 11 से 6 गया तो बचेगा 5, 11 से 6 गया तो बचेगा 5, और यहाँ 13 से 9 गया तो बचेगा 4, और यहाँ पर आ गया 3, 3 से 1 गया तो 2, ठीक है। अब 7 से काट लो, 7 तिया 21, यहाँ से बचेगा 3, 7 पंजे 35, तो 22 गुणा 35 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर, ठीक है। 5 दूनी 10, आंसर 770। बहुत ज़्यादा करीब में बैठे हो बोलने के हिसाब से, ठीक है। वो तो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ऐसा लगेगा यही बैठा हुआ ये पढ़वा रहा है यहाँ पे, बस आप तो बस बोले जा रहे हैं केवल। चलिए, तो ये मैंने आपको बोला था कि यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इस क्लास में 19-20 सवाल है लगभग, तो उन सभी प्रश्नों को हम बाद में करेंगे, अगली वाली क्लास में इसको हम कर लेंगे शामिल। लेकिन ये जो प्रश्न थे बहुत ही अच्छे थे, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही बेहतर थे, और अगली क्लास में इससे भी ज़्यादा बेहतर प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।